Hello students, we are going to cover the lecture of week 7, number 3. The topic name is Time Domain Analysis of Second Order System. So इससे पहले हम दो जो हैं lectures देख पाए हैं इसके, पहला और दूसरा। तो उस वीक का ये तीसरा लेक्चर है जो कि टाइम डोमेन एनालिसिस का सेकंड ऑर्डर सिस्टम को कवर करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि compared to the simplicity of first order system, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सिंप्लिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो एग्जिबिट्स ए वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, वो ज़्यादा रेंज रखता है रिस्पॉन्स की। दैट मस्ट बी एनालाइज्ड एंड डिस्क्राइब्ड, जिसको एनालाइज करना और डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिंग ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पैरामीटर्स, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पैरामीटर्स हैं वो दो थे जो हमने चेक किए थे। एक था टाइम कांस्टेंट टी और दूसरा था डीसी गेन। तो ये दो फैक्टर्स थे जो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के एनालिसिस में चेक किए थे। तो अगर हम इनकी वेरिएशन करें तो उससे क्या होगा, उससे सिंपली दो चीजें चेंज हो जाएंगी। एक तो है वो सिस्टम की स्पीड चेंज होगी, क्योंकि जो हमारा टाइम रिस्पॉन्स होगा, टाइम रिस्पॉन्स में जो ये कैपिटल टी है, टाइम कांस्टेंट है, इससे हमारे सिस्टम की स्पीड में फर्क होगा आएगा कि वो कितनी जल्दी जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस को कवर करता है और स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाता है। और सेकंड नंबर पे जो गेन है वो हमारा सिस्टम का ऑफसेट बताएगा कि जो हमने सेट पॉइंट रखा हुआ है उस सेट पॉइंट से हमारा सिस्टम कितना डेविएट करेगा, जिसको हम एरर भी कहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में यही दो पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेंज करने से अपने सिस्टम का रिस्पांस को चेंज कर पाएंगे, जबकि चेंजेस इन द पैरामीटर ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर्स को चेंज करके हम अपने सिस्टम की होल फॉर्म जो है उसको चेंज कर पाएंगे। जो रिस्पांस हमें मिलेगा आउटपुट पे, उसकी जो होल फॉर्म है, शेप है, हम उसको ही चेंज कर पाएंगे। और हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो अवेलेबल होंगे और उनको हम यूज कर पाएंगे। अच्छा, इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है, जो जनरल सिस्टम है विदाउट जीरोस जो है उसको हम लेते हैं, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। सो अगर हम यहां पर देखें, सो रेफरेंस इनपुट error is given here and this is the output. So if we calculate this one and check the whole system, so अगर हम ये कहें कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो वो जस्ट हमारा ये फॉरवर्ड पाथ होगा। सो ये फॉरवर्ड पाथ में जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसको हम जस्ट ये जो ब्लॉक है इसको कंसिडर कर पाएंगे। तो आप यहां पर देखें कि g of s is my forward transfer function means open loop transfer function. So open loop transfer function is g of s is equal to omega n square divided by s into s plus 2 zeta omega n. और इसी तरीके से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में तो हमें फार्मूले का अंदाजा है कि g of s divided by 1 plus g of s h of s. So means we don't have any h of s here. So it means we have just 1 here because h of s is equal to 1. But if we solve this g of s divided by 1 plus g of s, so we will got the form of this one. So closed loop transfer function जो है वो हमारे पास आएगा c of s upon r of s is equal to omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. अब ये जो हमारे पास फॉर्म आई है, ये फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगी और हमेशा से ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, जो कि हम टाइम डोमेन एनालिसिस में यूज करेंगे फॉर द एनालिसिस ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और हम देखते हैं कि अगली स्लाइड्स में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चलते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो पाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स गिवन हैं। So every system has a tendency to oppose the oscillatory behavior of the system. हर सिस्टम में एक टेंडेंसी मौजूद होती है जो कि सिस्टम के ऑसिलेटरी बिहेवियर को खत्म करने की या अपोज करने की कोशिश करता है या रिमूव करने की कोशिश करता है।
उसको हम कहते हैं डैम्पिंग। सो डैम्पिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सिस्टम और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जो कि ओपोज करता है ऑसिलेटरी बिहेवियर को। जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है सिस्टम में, उसका होना सिस्टम में बहुत ज्यादा होना मुफीद नहीं, क्योंकि अगर ऑसिलेशंस बरकरार रहेंगी तो उसका नुकसान ये होगा कि सिस्टम जो है वो स्टेडी स्टेट पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी तरीके से ऑपोजिशन मस्ट है, और ऑपोजिशन फैक्टर को हम डैम्पिंग कहते हैं। मेजर्ड बाय ए फैक्टर और ए रेशो कॉल्ड डैम्पिंग रेशो, और इसको हम डैम्पिंग रेशो कहते हैं। और इसका एक बहुत ही मशहूर वर्ड है ग्रीक सिंबल, जिसको हम जीटा कहेंगे, और वो इस सिंबल से हमें मिलेगा, नजर आएगा, और इसको हम जीटा कहेंगे, एक ग्रीक लेटर है। अगर हम ये कहें इफ जीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक बात वाजे होती है कि अगर सिस्टम में कोई ऑपोजिशन फैक्टर नहीं है, सिस्टम में कोई डैम्पिंग रेशियो नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोज करने की सलाहियत नहीं है, तो सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करेगा विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो भी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो ऑसिलेट करेगा उससे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी डैम्पिंग रेशियो फैक्टर हियर। सो नो ऑपोजिशन, सिस्टम नेचुरली एंड फ्रीली ऑसिलेट्स। और किस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा, उसको हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, या अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मींस कि वो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा, उसमें कोई डैम्पिंग फैक्टर नहीं होगा सिस्टम में, और उसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा एन से। अब आप देखें कि ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, इस ट्रांसफर फंक्शन में हमें दो ही फैक्टर नजर आ रहे हैं एस के अलावा। एस तो जनरल फैक्टर्स हैं, या जनरल जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म है, ऑर्डर्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं, जो जीटा भी अवेलेबल है एंड ओमेगा एन भी अवेलेबल है। तो मींस कि अगर ये दोनों फैक्टर होंगे तो सिस्टम हमारा ज्यादा कंट्रोलेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू कि अगर हम जीटा को बिल्कुल जीरो कर दें या सिस्टम में इस्तेमाल ना करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा विदाउट एनी जो है ऑपोजिशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। Hence always denominator of a transfer function must be compared with the standard form। अब होगा ये कि अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो हम अपने सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से ये दोनों फैक्टर्स निकाल पाएंगे, जीटा भी निकाल पाएंगे और ओमेगा एन भी निकाल पाएंगे। लेकिन ज़हन में ये रखिएगा कि इफ वी हैव a standard form of quadratic equation just like this one, s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square, then we can calculate easily these two factors, otherwise it is not possible. So always denominator of a transfer function must be compared with the standard form, this one जो कि denominator की form है, to decide the values of zeta and omega n of the system. So let's have one example so that you know the concept better than कि हम किस तरीके से ओमेगा एन और जीटा को निकाल रहे हैं। सो दिस इज अवर सिस्टम विद यूनिटी फीडबैक, वी डोंट हैव एनी एच ऑफ एस हेयर। सो एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 हेयर, आर ऑफ एस सी ऑफ एस गिवन है, तो हम ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब वी डोंट हैव एनी एच ऑफ एस हेयर, सो जी ऑफ एस होल टर्म इज हेयर डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। So the final term we got here 10 divided by s square plus 3s plus 12. So now we are going to compare this denominator form to this standard form of quadratic denominator. अब हम देखें कि यहां पर हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर है, तो मींस यहां पर 12 है, तो हम ओमेगा एन स्क्वायर को 12 के इक्वल रख सकते हैं। सो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ओमेगा एन को हम कर सकते हैं अंडर रूट 12। सो ओमेगा एन हमारे पास अवेलेबल है अंडर रूट 12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 12 अंडर रूट 12 रेडियन पर सेकेंड। और इसको अगर आप चाहें तो इसका स्क्वायर रूट खत्म करके आप
इशारिया की या पॉइंट्स की फॉर्म में वैल्यू ले सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर है हमारे पास जीटा का। तो आप देखें कि ये हमारे पास पोर्शन है जीटा वाला, कि इसमें 2 जीटा ओमेगा एन एस। तो हम इसको इक्वल रख लेते हैं, एस को दोनों साइडों पे हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां देखें 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 3 के, तो जीटा को इधर रहने दें, ओमेगा एन हमारे पास मौजूद है 12 अंडर रूट। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 के नीचे ले आएंगे इसको डिनोमिनेटर में। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 अंडर रूट, और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है जीटा की 0.433। सो अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है तो हम इजीली अपने सिस्टम का ओमेगा एन मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड साथ में डैम्पिंग रेशियो, इन दोनों को निकाल सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की कोई भी डायग्राम दे दी जाए, ठीक है, फीडबैक सिस्टम दे दिया जाए, तो मींस आपको फीडबैक सिस्टम को सॉल्व करना है थ्रू योर फॉर्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से। तो यहां पर एच एफ एस की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो इसलिए यहां पर एच एफ एस 1 कर दिया गया। अगर होती तो फर्दर उसको सॉल्व कर लेते, और फिर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद हम इजीली ओमेगा एन एंड जीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के पोल्स जो हैं वो क्या हैं? हमें पता है कि जब भी अपने सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो हमारी डिनोमिनेटर की इक्वेशन होती है, जिसको हम इज इक्वल टू 0 पुट करके अपने सिस्टम्स के पोल्स निकाल सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज, कि हमारी जो इक्वेशन है इसके हमारे पास क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सो मीन्स वी हैव टू पोल्स हेयर, s माइनस एस वन इंटू एस माइनस एस टू इज इक्वल टू 0। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, सो हमें दो पोल्स मिलेंगे, जिसकी यहां पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूं क्लास में। सो क्लोज लूप पोल्स ऑफ दिस सिस्टम आर, जो हमारे पास S1 का पोल आएगा वो ये आएगा, माइनस ओमेगा एन जीटा प्लस ओमेगा एन इंटू जीटा स्क्वायर माइनस 1, और जो सेकंड पोल आएगा वो ये आएगा। मींस हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगी, और हम जो है सॉल्यूशन निकालने के बाद ये दो आएंगे, मतलब ये हुआ कि माइनस ओमेगा एन जीटा प्लस माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो एक हमारे पास प्लस की फॉर्म आ जाएगी और दूसरी हमारे पास माइनस की फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स में अकॉर्डिंग टू आवर जीटा हमारे पास कितने रिस्पॉन्सेज होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जीटा, ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैन बी सेट इनटू वन ऑफ द 4 कैटेगरीज। ये सिस्टम्स आप लोग पहले पढ़ते आए हैं दूसरे कोर्सेज में, लेकिन कंट्रोल सिस्टम के कोर्सेज में ये हम जीटा के इक्विवेलेंट लेंगे या जीटा को यूज करते हुए चेक करेंगे कि हमारी जीटा की वैल्यूज जो हैं वो 0 से लोअर और 0 से हायर 1 तक किस तरीके से यूज होंगी, और ग्रेटर देन 1 भी हम इसमें यूज करेंगे। तो हमारे पास 4 केसेस हैं। पहला केस ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स का है, दूसरा केस क्रिटिकली डैम्प्ड का है, तीसरा केस अंडर डैम्प्ड का है, और चौथा केस नो डैम्प्ड रिस्पॉन्स है। तो पहला केस में आपको नजर आ रहा होगा कि जीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा, दूसरे केस में क्रिटिकली डैम्प्ड में जीटा इज इक्वल टू 1 होगा, और तीसरे अंडर डैम्प्ड केस में जीटा मूव करेगा फ्रॉम जीटा टू 1, 0 टू 1, एंड इन द फोर्थ वन जीटा इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अपना पहला केस ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स उसको डिस्कस करते हैं। सो केस 1, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स मीन्स if the value of zeta is greater than 1। so अब हमारे पास इस केस में रूट्स जो हैं सिस्टम के वो कहां लाई करेंगे, हमें ये देखना है। so the two roots of the characteristic equation
जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उनके जो दो रूट्स होंगे S1 एंड S2 वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। मींस रियल, उसमें हमारे पास रियल का मतलब है कि वो -1 -2 -3, वी डोंट हैव एनी इमेजिनरी वैल्यू विद दैट। डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग होंगे। सो हमारे पास जो दोनों पोल्स हैं वो अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट जो हैं वो अनइक्वल होंगे। सो द आउटपुट इज प्योरली एक्सपोनेंशियल। This means damping is so high that there are no oscillations in the output. So होगा ये कि हमारे पास S डोमेन में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं। सो ये -1 -2 हो सकते हैं, -2 -3 हो सकते हैं, -4 -5 हो सकते हैं, ठीक है। और कि डैम्पिंग इतनी ज़्यादा है कि ऑपोजिशन इतनी ज़्यादा है कि प्योरली जो है वो एक्सपोनेंशियल होगा सिस्टम, ठीक है। ओवर डैम्प्ड में सिस्टम जो है वो प्योरली एक्सपोनेंशियल होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जो कि है क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस, कि जिसमें अगर हम जीटा 1 के इक्वल ले लें तो अब ये होगा कि हमारे पास जो दो रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के S1 S2 वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। मींस S डोमेन में लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे और इक्वल होंगे, जस्ट लाइक -2 -2 या -4 -4, ठीक है। रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, और इसके अंदर भी आउटपुट जो है वो प्योरली एक्सपोनेंशियल होगी। बट इन कंपैरिजन विद ओवर डैम्प्ड केस, सेटलिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस केस इज लेस। क्योंकि यहां पर ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स में जीटा जो था वो हाई था, उसकी वजह से जो सेटलिंग टाइम है वो जल्दी हो जाएगा, सेटल जल्दी हो जाएगा सिस्टम। लेकिन क्रिटिकली डैम्प रिस्पांस 1 के इक्वल है, और इसमें यह होगा कि आउटपुट जो है वो बेशक प्योरली एक्सपोनेंशियल होगी, लेकिन कंपैरिजन टू ओवर डैम्प्ड सेटलिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। आप इन दोनों ग्राफ को देख पा रहे हैं कि कंपैरिजन में इस ग्राफ को अगर नीचे वाले क्रिटिकली डैम्प्ड को देखें तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ओवर डैम्प्ड जो है वो जल्दी सेटल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपने सिस्टम का थर्ड केस। हम दो केस देख पा गए हैं। सो केस 3 जो है वो है अंडर डैम्प्ड रिस्पांस, के जिसमें हमारे पास जो रिस्पांस है जीटा का वो होगा फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। ओवर डैम्प्ड में हमारे पास था ग्रेटर देन 1, ठीक है, और क्रिटिकली डैम्प्ड में हमारे पास था 1। अब हम देख रहे हैं अंडर डैम्प्ड। सो अंडर डैम्प्ड के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, द टू रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन S1 एंड S2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ वन अनदर। सो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे माइनस ओमेगा प्लस माइनस जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट क्या है, ठीक है, क्योंकि इसको हम ओमेगा डी कह सकते हैं, ठीक है, माइनस ओमेगा एन जीटा प्लस माइनस जे ओमेगा डी। सो क्या होगा, द रिस्पॉन्स इज ऑसिलेटरी विद ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे पास ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ओमेगा डी होगी, और जिसको हम कहेंगे ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन क्या होगा कि वो ऐसा ऐसा एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज करता जाएगा और सिस्टम सेटल हो जाएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो सिस्टम है वो इमेजिनरी एक्सिस के साथ अटैच होगा और इस तरीके से आप इसमें कंबाइन होगा। तो ये होगा माइनस ओमेगा एन प्लस माइनस ये जे पर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, वह उस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेट करता जाएगा और ऑसिलेशन को ऐसा ऐसा रिमूविंग की तरफ जाएगा और सिस्टम जो है वो सेटल हो जाएगा। सो केस 4 जो फाइनल केस है उसमें हम देख सकते हैं कि कोई डैम्प्ड रिस्पांस नहीं है, मींस वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ जीटा। उसमें ये होगा कि द टू रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन S1 एंड S2 आर इमेजिनरी पोल्स। सो इमेजिनरी पोल्स का मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो भी सिस्टम की होगी उस पर मूव करता रहेगा, बिकॉज द सिस्टम डज नॉट हैव एनी जीटा फैक्टर और पोजिशन फैक्टर।
The response is purely oscillatory with constant frequency and constant amplitude. Hence, this frequency is called natural frequency of oscillations. तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास प्योरली इमेजिनरी पोल्स हैं और जो सिस्टम है वो अनडैम्प्ड है, ठीक है, और इसलिए हम इस फ्रीक्वेंसी को अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस भी कहते हैं कि कांस्टेंट ऑसिलेशन जो हैं वो सिस्टम में मौजूद रहती हैं। तो ये चार केसेस हैं जो कि हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम में देखते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम्स की जो पोल्स की लोकेशन है एस डोमेन में वो किस तरीके से होगी, ताकि हमें अपने ये चारों सिस्टम्स जो हैं वो समझ आ जाएं। Transient response of as a function of the damping ratio zeta and location of roots। तो सबसे पहले हम ये अपनी पहली फिगर देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें कि जो हमारी आउटपुट जीटा के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, तो सबसे पहले इसको देखें, जीटा इज इक्वल टू 0 है, तो दिस मीन्स वी डोंट हैव एनी ऑपोजिशन फैक्टर, सो सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली ऑसिलेटिंग विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब जैसे जैसे जीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो ऑसिलेशंस हैं ये कम होती जा रही हैं, हत्ता कि जब जब तक हम अपने सिस्टम की जीटा को 1 तक नहीं लेके आते, ठीक है, जब जैसे ही हम अपने सिस्टम की जीटा को 1 तक लेके आएंगे तो अब नोट करेंगे कि हमारे सिस्टम जो है वो अब प्योरली एक्सपोनेंशियल होना शुरू हो गया। यहां से यहां तक जो है सिस्टम जो है वो ऑसिलेटरी बिहेवियर के साथ जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम 1 तक पहुंचा तो अब ये हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी बिहेवियर ना रहा बल्कि एक्सपोनेंशियल बिहेवियर हो गया। और जैसे जैसे हम अपने जीटा को बढ़ाते जाएंगे और हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा एक्सपोनेंशियल होगा, जल्दी सेटल होगा, ठीक है। तो जीटा की जो वैल्यूज हैं वो चेंज करने से सिस्टम के ऑसिलेटरी बिहेवियर में फर्क आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि रूट्स लोकेशंस क्या हैं। तो ये हमारा एस प्लेन है। इस एस प्लेन में सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरडैम्प्ड। तो ओवरडैम्प्ड जो है उसका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। सो मींस ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ कि जीटा जो है वो इंफिनिटी तरफ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां पर हमारे पोल जो थे वो क्या थे, रियल थे और अनइक्वल थे। तो मींस -2 -4 -1 -2 ऐसे हमारे पोल्स होंगे और यही हमारे रूट्स होंगे। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड की। तो क्रिटिकली डैम्प्ड में हमारे पास जो सिस्टम था उसका जो पोल्स हैं वो थे -ओमेगा n, ठीक है, दो पोल्स। -ओमेगा n मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो पोल्स होंगे और दोनों इक्वल होंगे, होंगे वो माइनस में लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन वो इक्वल होंगे। और इक्वल होने के साथ एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जो जीटा है वो 1 था इसमें, ठीक है, जीटा 1 फिक्स्ड है। तो जब हमारे पास दोनों पोल्स जो हैं वो रियल और लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे लेकिन इक्वल होंगे, मतलब -2 -2 -4 -4 या -1 -1, ठीक है। अब थर्ड केस जो था वो था अंडर डैम्प्ड का। और अंडर डैम्प्ड का जो केस था हमारे पास, उसमें हमारे पास दो पोर्शन थे। एक तो ये था कि माइनस जीटा ओमेगा एन था, ठीक है, जिसको हम फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस जीटा ओमेगा एन, और साथ में क्या था, प्लस माइनस ओमेगा डी था, ठीक है, ये, और दूसरा ये, दो पार्ट, क्योंकि एक पार्ट होगा प्लस का और एक पार्ट होगा माइनस का। तो ये होल इक्वेशन बनेगी कि माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा डी। और ओमेगा डी हमारे पास क्या था वो हम देख सकेंगे, वो था ओमेगा एन, ये इक्वेशन ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यहां हम देख पाएंगे कि ओमेगा डी जो था वो हमारे पास ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर का अंडर रूट था, और ये हमारे पास थीटा है ये, और थीटा का जो फार्मूला है वो यहां गिवन है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा, ठीक है। और ओमेगा डी ये यहां से यहां तक का एरिया और यहां से यहां तक का एरिया प्लस माइनस में कहलाया जाएगा, और जे इसमें ऐड हो गया क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब फाइनल जो है वो था अनडैम्प्ड। सो अनडैम्प्ड में क्या है, वी डोंट हैव एनी जीटा वैल्यू, मींस द पोल्स इज
purely on imaginary axis. So this is the imaginary axis. ये हमारे पास imaginary axis है, ये जो हमारे पास ये पोर्शन जो है ये इमेजिनरी है, तो मींस ये हुआ प्लस माइनस इमेजिनरी. तो S1 j omega n, we don't have any zeta value, and here S2 is equal to minus j omega n, and system will oscillate on natural frequency. So मुझे उम्मीद है कि ये 7th वीक का लेक्चर पार्ट 3 आप लोगों को समझ आया होगा. If you have any question, you can comment on the comment section or email me. Thank you very much.